बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टोमक के क्लिनिकल्स को पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टोमक के सिर्फ 2 क्लिनिकल्स को पढ़ा था, जिसमें से एक बैरियाट्रिक सर्जरी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोमक। तो तीसरा क्लिनिकल हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है हाइटल हर्निया। इसमें वर्ड हाइटल है, ये वर्ड डिराइव हुआ है इसोफेगल हाइटस से। इसका मतलब जो हर्निएशन होगी वो इसोफेगल हाइटस में होगी। इसोफेगल हाइटस एक ओपनिंग होती है डायफ्राम के अंदर, इसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो हाइटस का मतलब वो यहाँ पर इसोफेगल हाइटस की बात कर रहा है, और इसोफेगल हाइटस में से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, क्योंकि हर्निएशन में हमें ये देखने को मिलेगा। तो इसमें से जो स्ट्रक्चर पास करते हैं, पहली बात तो इसमें से इसोफेगस गुजरेगा, लेकिन हर्निएशन में ये होगा कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ये पास करेगी। तो इसोफेगस के साथ यहाँ पर वेगल ट्रंक होते हैं, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर वेगल ट्रंक होते हैं। इसके साथ साथ हमें इसोफेगियल ब्रांचेस देखने को मिलती है 2 आर्टरी की, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दूसरा उनका लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इनकी इसोफेगियल ब्रांचेस ये होती है जो इस हाइटस में से गुजरती होती है। तो ये तो हो गया हमारा इसोफेगल हाइटस। तो हाइटल हड्डिया ये होगा कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इस हाइटस से गुजरते हुए मीडियस स्टेना में आ जाएगी, थोरैक्स में आ जाएगी, वहाँ पे आके लंग्स की कंप्रेशन काज करेगी, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की वजह से डेथ हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन इस तरह से होगी, हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा थ्रू द इसोफेगल हाइटस। हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा, जिसमें हम स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ पार्ट यहाँ तक कि लार्ज इंटेस्टाइन का भी आ सकता है। तो फिर हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा थ्रू इसोफेगल हाइटस, और ये इसोफेगल हाइटस से होते हुए कहाँ पे आएंगे, इनटू मीडियस स्टाइनम ऑफ थोरैक्स, मीडियस स्टाइनम ऑफ थोरैक्स। और यहाँ पे लंग्स की कंप्रेशन होगी, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, वो हमने एमवी में भी कवर किया था इसको। तो लंग्स की कंप्रेशन होगी। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हाइटल हर्निया, या फिर इसको हम हाइटस हर्निया भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि नाम दोनों इसोफेगल हाइटस इसका नाम ड्राइव होगा, इसको हाइटस हर्निया भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप का होता है हाइटल हर्निया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम हाइटल हर्निया। हर्निया 2 टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ हर्निएटेड मैस, के हर्निएटेड मैस आगे की रोलिंग है या फिर स्लाइडिंग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस वैरायटी का, रोलिंग टाइप का हर्निएटेड मैस, या फिर जो हर्निएटेड कंटेंट है वो स्लाइडिंग वैरायटी का। जो रोलिंग टाइप है उसको हम पैरा इसोफेगियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, पैरा इसोफेगियल, पैरा इसोफेगियल। और जो पैरा इसोफेगियल हर्निया होता है, रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया, ये नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये कॉन्जेनिटल होता है, जबकि ये वाला जो स्लाइडिंग हर्निया होता है ये रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि ये एक्वायर्ड होता है। पहले आपको मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ, फिर इसके डिफरेंस को हम देखते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिएगा, सबसे ऊपर वाला यहाँ पे दिखाया हुआ है पैरा इसोफेगियल हाइटल हर्निया, यानी रोलिंग हर्निया। इस हर्निया में देखिएगा जो स्टोमक का एंट्री पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कार्डिया। कार्डिया तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, यानी जो जिसमें इसोफेगस ने ओपन होना है, लेकिन स्टोमक का एक पार्ट होता है जिसका नाम है फंडस। वो फंडस एक हर्निएटेड मैस बना के बाहर की तरफ निकल आया। तो फिर इस टाइप के हर्निया को बोलते हैं हम रोलिंग हर्निया या फिर पैरा इसोफेगियल हाइटल हर्निया। इसमें देखिएगा जो कार्डिया है, कार्डिया अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे है। जब कार्डिया अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे है तो फिर जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम का स्पेसिफिकली राइट क्रस, क्योंकि इसोफेगियल ओपनिंग राइट क्रस के अंदर होती है, तो जो राइट क्रस होता है डायफ्राम का, वो इंफीरियर एंड ऑफ इसोफेगस के ऊपर एक क्लैंपिंग एक्शन करता होता है। क्लैंपिंग का मतलब उसको कंप्रेस करके रखता होता है जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि स्टोमक के कंटेंट कहीं इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स ना कर जाए। तो फिर इस कंडीशन में रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया में देखिएगा कार्डिया अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे है, जिसकी वजह से एक लिगामेंट होता है, इसका नाम है फ्रेनो इसोफेगियल लिगामेंट। फ्रेनो का मतलब डायफ्राम में और इसोफेगियल का मतलब इसोफेगस, जो इसोफेगस के इंफीरियर एंड की तरफ जाता है। और ये लिगामेंट चूँकि नॉर्मल है और नॉर्मल हो जाने की वजह से ये लिगामेंट
इंफीरियर एंड ऑफ इसोफेगस की कॉन्स्ट्रिक्शन करा के ये स्टोमक के कंटेंट को इसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स नहीं होने देता, यानी यहाँ पर हमें गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज जिसको पायरोसिस बोलते हैं वो देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बल्कि दूसरी टाइप थी स्लाइडिंग टाइप। स्लाइडिंग टाइप पे देखिएगा जो कार्डिया भी इसोफेगल हाइटस से होता हुआ ऊपर की तरफ आ गया, थोरैक्स में आ गया, और चूंकि ये डायफ्राम वाले एरिया जिसको बोलते हैं फ्रेनो इसोफेगल लिगामेंट इससे अप्रोच कर गया, ऊपर की तरफ निकल गया, तो इसकी वजह से जो डायफ्राम का जो क्लैंपिंग एक्शन होगा वो रिलेटिवली लेस वीक होगा, यानी रिलेटिवली लेस सीवियर होगा, लेस इफेक्टिव होगा। जब डायफ्राम का क्लैंपिंग एक्शन लेस इफेक्टिव होगा तो फिर स्टोमक के कंटेंट इसोफेगस के अंदर रिकर्गिटेट कर सकते हैं। जब रिकर्गिटेशन होगी तो फिर पायरोसिस या हार्ट बर्न देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होगा। तो इनके डिफरेंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो पहला डिफरेंस तो हो गया कि कॉन्जेनिटल है या एक्वायर्ड है। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि इसमें कार्डिया नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे है, और यहाँ पे जो कार्डिया है ये कार्डिया हर्निएट कर गया इसोफेगल हाइटस से। तीसरा डिफरेंस ये होगा कि असल में क्या चीज़ हर्निएट हुई है रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया में, तो इसमें जो फंडस होता है स्टोमक का उसकी हर्निएशन हुई है इसोफेगल हाइटस के थ्रू। तो फंडस ऑफ स्टोमक की हर्निएशन हुई है इसोफेगल हाइटस के थ्रू। लेकिन इसके अंदर कार्डिया की भी होती है, इसके अंदर फंडस की भी होती है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की भी हो सकती है। और ये जब भी होता है जब पर्सन सुपाइन पोजीशन के अंदर होता है। तो ये तो हो जाएगा हर्निएटेड मैस। अब यहाँ पर चूंकि जो डायफ्राम का क्लैंपिंग एक्शन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे जो डायफ्राम का क्लैंपिंग एक्शन रिलेटिवली वीक होगा। डायफ्राम का क्लैंपिंग एक्शन काफ़ी वीक होगा। जब डायफ्राम का क्लैंपिंग एक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर नॉर्मल होगा तो जो गैस्ट्रिक रिगर्गिटेशन वो नहीं होगी यहाँ पर, यानी रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे नो रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, लेकिन यहाँ पर हमें रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट देखने को मिलेगा। रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लैंपिंग एक्शन डायफ्राम का काफ़ी ज़्यादा वीक था। तो ये था हाइटल हर्निया। तो बेसिकली जब हम एब्डोमिनल हर्निया पढ़ते हैं तो उसमें हाइटल हर्निया वो आज हमने कवर कर लिया है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट स्टोमक के जो क्लिनिकल्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिकल्स हैं, अगला जो क्लिनिकल होगा उसका नाम होगा पाइलोरोस्पाज्म। पाइलोरोस्पाज्म। स्टोमक के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, इसकी एक बॉडी होती है और इसका एक पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट। जो पाइलोरिक पार्ट में एक ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं पाइलोरस। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मसल्स होते हैं। अगर उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जिसकी वजह से पाइलोरिक किनाल काफ़ी नैरो हो जाएगी, और अगर स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन तो उसको बोलते हैं पाइलोरोस्पाज्म। तो पाइलोरोस्पाज्म की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, क्योंकि स्पाज्मोटिक का मतलब इनवॉलेंटरी प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरस, यानी यहाँ के जो पाइलोरस के सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल है इनकी कॉन्ट्रैक्शन स्पाज्मोटिक स्टेट में हो। तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे? इसके इफेक्ट ये होगा कि जब पाइलोरस की यानी ओपनिंग, डिस्टल ओपनिंग स्टोमक की काफ़ी ज़्यादा नैरो होगी तो फिर स्टोमक की कंटेंट डुओडेनम के अंदर एम्प्टी नहीं हो सकेगी। तो स्टोमक की जो एम्प्टाइंग है काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टोमक की एम्प्टाइंग कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ स्टोमक की डायलिटेशन हो जाएगी, इनके स्टोमक आगे कंटेंट को डिलीवर नहीं कर पा रहा। इसके साथ साथ हमें चूँकि स्टोमक आगे पास नहीं कर पा रहा तो फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो तीसरी चीज़ होगी वॉमिटिंग, क्योंकि एक्सेस फूड स्टोमक के अंदर डिस्टेंट हो गई है। तो ये था पाइलोरोस्पाज्म। नेक्स्ट क्लिनिकल इज कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। असल में ये एक एम्ब्रियोनिक कॉन्जेनिटल नॉर्मली है, लेकिन इसको यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक, तो कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसकी प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल वैसी देखने को मिलती है जैसी पाइलोरोस्पाज्म में देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं यहाँ पर। बस फ़र्क ये होगा कि ये कॉन्जेनिटल होगी, ये
लेकिन वो एक्वायर्ड हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्जेनिटल थिकनिंग है। वहाँ पे मसल स्पाज में गए थे, यहाँ पे मसल स्पाज में नहीं गए, बल्कि यहाँ पर कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रही है। तो कॉन्जेनिटल थिकनिंग या फिर हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल ऑफ पाइलोरस। तो ये था इसकी डेफिनेशन, कॉन्जेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। और इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसे देखने को मिलती है जैसे हमें ऊपर वाले में, जैसे स्टोमक की टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, स्टोमक की डायलेशन ज़्यादा हो जाएगी, वॉमिटिंग के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टोमक की डिस्टेंशन ज़्यादा हो रही है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट ये है कि जो मसल हाइपरट्रॉफिक स्टेट में चले गया है उनको कट किया जाए सर्जिकली। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी, या फिर इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरो का मतलब पाइलोरस की बात कर रहा है, पाइलोरस की बात करें। पाइलोरो मायो का मतलब मसल्स, और कौन से मसल्स? स्मूथ मसल। मायोटोमी, टोमी का मतलब सर्जिकल एक्सियन। तो पाइलोरोमायोटोमी इस कंडीशन में की जाती है ताकि रिलीफ मिल सके वॉमिटिंग से। नेक्स्ट क्लिनिकल इज कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक का कार्सिनोमा यानी कैंसर हो गया। और जब भी कैंसर होता है तो फिर इसकी सर्जिकल रिमूवल के लिए हमें तमाम लिम्फ नोड को भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इसी के ज़रिए कैंसर फैलता होता है। तो फिर जो लिम्फ नोड सप्लिनिक वेसल्स थे उनको रिमूव करने के लिए हम क्या क्या रिमूव करते हैं, और इसके साथ साथ जो लिम्फ नोड होते हैं गैस्ट्रोमेंटल वेसल्स के, उनको रिमूव कैसे किया जाता है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर लिम्फ नोड ऑन या अलोंग स्प्लिनिक वेसल्स। इनको रिमूव करने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हटाने पड़ेंगे। दूसरा होगा नोट्स ऑन गैस्ट्रोमेंटल वेसल्स, गैस्ट्रोमेंटल वेसल्स। पहला था नोट्स अलोंग स्प्लिनिक वेसल्स। इनको रिमूव कराने के लिए सबसे पहले हमें साथ साथ हमें स्प्लिन को भी रिमूव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्प्लिन के दो लिगामेंट होते हैं, एक लिगामेंट को बोलते हैं गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट, दूसरे को बोलते हैं लीनो रीनल लिगामेंट या बस स्प्लिनो रीनल लिगामेंट। तो गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट इसको भी रिमूव करना पड़ेगा साथ इसके। तीसरा होगा कि स्प्लिनो रीनल लिगामेंट, जिसको लीनो रीनल लिगामेंट भी बोलते हैं, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पेनक्रियास को भी रिमूव करना पड़ेगा, पेनक्रियास की बॉडी को और इसकी टेल को। तो इन चार स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना पड़ेगा इन नोट्स की एक्सियन में। अगर नोट्स गैस्ट्रोमेंटल वेसल्स के अलोंग पड़े हुए हो तो इनको रिमूव कराने के लिए हमें ग्रेटर मोमेंटम को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेटर मोमेंटम के अलोंग पड़े होते हैं। ग्रेटर मोमेंटम, इसके साथ वो कहते हैं कि जो आयोटिक और सिलियक नोट्स होते हैं, आयोटिक नोट्स जो कि आयोटा को सराउंड करेंगे, सिलियक नोट जो सिलियक ट्रंक को सराउंड करेंगे, और कुछ ऐसे नोट्स जो पेनक्रियास की हेड के अराउंड होते हैं, नोट्स अराउंड पेनक्रियाटिक हेड। इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है सर्जिकली। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन कौन से नोट्स को रिमूव करना मुश्किल होता है स्टोमक के कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में। तो आयोटिक होगा, सिलियक होगा, और नोट्स अराउंड पेनक्रियाटिक हेड, इनको रिमूव कराना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं गैस्ट्रेक्टमी और लिम्फ नोड रिसेक्शन। तो नेक्स्ट क्लिनिकल शुड बी गैस्ट्रेक्टमी। डिपेंडिंग अपॉन, अगर हमने ओवरऑल स्टोमक को निकाल दिया और इसोफेगस को हमने डुओडेनम से जोड़ दिया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इस क्लिनिकल को बोलते हैं टोटल गैस्ट्रेक्टमी। और अगर हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट को रिमूव किया, जैसे फंडस को, बॉडी को, या फिर पाइलोरिक पार्ट को, तो उसको बोलते हैं सब टोटल या फिर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। और नॉर्मली जो गैस्ट्रेक्टमी की जाती है वो सब टोटल की जाती है। तो ये मोर है और रिलेटिवली ये रेयर होती है टोटल गैस्ट्रेक्टमी। तो ये था गैस्ट्रेक्टमी। और गैस्ट्रेक्टमी कब करते हैं? इसका यूज़ जब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में जो इन्वेडेड पार्ट होगा उसको रिमूव करना इसी टेक्निक के ज़रिए।
तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में ये गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है स्टोमक का वो किस एरिया में होता है? पाइलोरिक रीजन में होता है। तो फिर हमें स्टोमक के साथ साथ हमें इसके लिम्फ नोड को भी निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिकली पाइलोरिक रीजन के लिम्फ नोड को। तो कौन कौन से लिम्फ नोड को निकालना पड़ेगा? पाइलोरिक लिम्फ नोड को, जो कि पाइलोरिक रीजन को ड्रेन कर रहे होगे। इसके साथ साथ राइट गैस्ट्रो ओमेंटल लिम्फ नोड, और फाइनली अगर कैंसर ज़्यादा फैल जाता है पाइलोरिक रीजन से बाहर की तरफ तो फिर हमें सीलियक नोड को भी रिमूव करना पड़ेगा ताकि कैंसर आगे मजीद ना फैल सके। लास्ट क्लिनिकल है गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और वैगोटोमी। तो इस क्लिनिकल के 4 पार्ट हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर को हमने फिजियो के अंदर कवर कर लिया। तो बेसिकली गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर का ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर प्लस पेप्टिक अल्सर, पहले हम इसको देख लेते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर नॉर्मली स्टोमक का होता है और पेप्टिक अल्सर डुोडेनम का होता है। तो ये स्टोमक का होगा और ये डुोडेनम का होगा। और मेजर काज अल्सर का ये होता है कि एसिडिटी ज़्यादा होगी और या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया या फिर एंजाइटी ज़्यादा होगी, यानी कोई टेंशन वगैरह, स्ट्रेस, टेंशन, जिसकी वजह से जो स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल्स की स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी। तो अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं अल्सर के एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस, टेंशन। ये हो सकता है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जिसने म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रीच कर दिया फाइनली, और पैराइटल सेल्स की स्टिमुलेशन होगी और एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरा ये हो सकता है कि हाइड्रोजन आयन की सीक्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये थे बेसिकली एंजाइटी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और हाइड्रोजन की सीक्रेशन ज़्यादा होना, ये इसके 3 इंपॉर्टेंट कॉज थे पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के। अब आगे देख लेते हैं। नॉर्मली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वो जीआईटी की मोटिलिटी को और जीआईटी की सिक्रीशन को बढ़ा देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, स्पेसिफिकली वेगस नर्व, वो स्टोमक में एचसीएल की सिक्रेशन को बढ़ा रही है। तो अगर हम किसी तरह ये करें कि वेगस नर्व को ही काट दे, इस कंडीशन को बोलते हैं वैगोटोमी, तो फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वैगोटोमी में ये होगा कि डीनर्वेशन होगी। डीनर्वेशन हो जाने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम होगी। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम होगी तो फिर हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन कम से कम होगी, जिसकी वजह से जो अल्सर होने के चांसेस या फिर अल्सर फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो फिर जो सर्जिकल टेक्निक की जाती है उसका नाम है वैगोटोमी। और वैगोटोमी भी मज़ीद 3 कैटेगरी की होती है, उसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा कि आपको वैगोटोमी परफॉर्म की गई है और वो वैगोटोमी डिपेंडिंग अपॉन हमने वेगस नर्व के किस पार्ट को काट दिया है। तो उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले जो कैटेगरी टाइप ए है, 1A में दिखाई गई है, वो है ट्रंकल वैगोटोमी, दूसरी है सिलेक्टिव गैस्ट्रिक और तीसरी होगी सिलेक्टिव प्रोक्सिमल वैगोटोमी। पहले है ट्रंकल वैगोटोमी। ट्रंकल का मतलब होता है कि वेगस नर्व होती है वो 2 ट्रंक बनाती है। फॉर एग्जांपल जो राइट वेगस नर्व होती है वो पोस्टीरियर ट्रंक और जो लेफ्ट वेगस नर्व होती है वो एंटीरियर ट्रंक बनाती है, और दोनों ट्रंक आगे जीआईटी के विस्तार को सप्लाई करते हैं। तो अगर हमने किसी तरह वेगस के ट्रंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, सर्जिकली हमने काट दिया, तो फिर ना सिर्फ स्टोमक की बल्कि लीवर, पेनक्रियास और दूसरे जीआईटी विसरा की नर्व सप्लाई खत्म हो जाएगी, यानी सबकी डीनर्वेशन हो जाएगी। तो ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। दूसरी टेक्निक ये है कि सिलेक्टिव गैस्ट्रिक। सिलेक्टिव गैस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ वो वाली ब्रांचेस डिस्ट्रॉय कर दें वेगस नर्व की जो सिर्फ स्टोमक को सप्लाई कर रही है, और जो लीवर की तरफ, डुोडेनम की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ब्रांचेस होगी वो इंटैक्ट होगी। तीसरी टेक्निक ये है कि स्टोमक में से हम सिलेक्टिव एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पे अल्सर हुआ है, सिर्फ उसी एरिया की नर्व सप्लाई को डैमेज कर दे, बाकी एरिया की नर्व सप्लाई इंटैक्ट हो, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रोक्सिमल। तो पहला था ट्रंकल, दूसरा था सिलेक्टिव गैस्ट्रिक और तीसरा था सिलेक्टिव प्रोक्सिमल। तो इन तीनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वैगोटोमी कितनी कैटेगरी की होगी? 3 कैटेगरी की होगी। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था ट्रंकल, दूसरी थी सिलेक्टिव गैस्ट्रिक जिसमें सिर्फ स्टोमक का ही हम रिमूव कर देंगे ब्रांचेस को,
तीसरी थी सिलेक्टिव प्रॉक्सिमल। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वह है ट्रंकल। ट्रंकल का मतलब यहाँ पे जो जिस ब्रांच को या फिर जिस नर्व को डैमेज करेगा उसका नाम होगा वेगल ट्रंक, और इसमें आल GIT विसरा इफेक्ट हो गए। सिलेक्टिव गैस्ट्रिक में ये होगा कि सिर्फ स्टोमक डीनर्वेट होगा, लेकिन लीवर, पेनक्रियास या फिर दूसरे विसरा अनफेक्टेड हो गए। तीसरा ये हो सकता है कि सिलेक्टिव प्रॉक्सिमल में कि ओनली सिलेक्टिव अल्सरेटेड पार्ट इनकी डीनर्वेशन हो और जो रिमेनिंग पार्ट हो वो सारे के सारे इंटैक्ट हो, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव प्रॉक्सिमल। तो ये थे वेगोटोमी के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो यही तक थी हमारी स्टोमक के क्लिनिकल्स, और अगर वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।